सीईसी की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज मेरे साथ मनीषा शर्मा जी हैं। सांकेतिक अभिव्यक्ति के लिए वो मेरा साथ देंगी और जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका संदर्भ प्राचीन भारतीय इतिहास के गुप्त काल का है। पहले के लेक्चर्स में हमने गुप्त काल के प्रशासन के ऊपर चर्चा किया है और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम वहाँ की उस समय की राजनीतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रशासन संबंधी जो नॉमेनक्लेचर है, जो उसका अलग अलग पदों का नाम है तीनों स्तर पर, चाहे वो केंद्रीय स्तर हो, चाहे प्रोविंशियल स्तर हो और लोकल स्तर हो, उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में उसके नामकरण के ऊपर चर्चा नहीं होगी, वरन जो राजनीतिक अवस्था थी और पूरे गुप्त काल में जो एक परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक तौर पर हम देखते हैं, उसके आलोक में उस समय की जो राजनीतिक परिपाटी थी, बदलती हुई राजनीतिक परिपाटी थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले भाग में मूलतः जो हमारा तरीका होना चाहिए गुप्त काल की राजनीतिक अवस्था को समझने का, उसके कुछ मूलभूत बिंदु हैं और उसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक ढांचे को समकालीन सामाजिक और आर्थिक अवस्था के संदर्भ में आंकने की जरूरत। तो एक तरीका तो होता है कि स्रोतों में जिस प्रकार से व्याख्या किया गया है और जिस प्रकार चीजों को प्रस्तुत किया गया है उसे ही समझ लेना, एज इफ दे वर रियल। पर दूसरा तरीका होता है कि उस समय की समकालीन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हम जान लें और वो जो परिवर्तन इस परिस्थितियों में हो रहा था उसके आलोक में जो राजनीतिक वर्णन है उसको समझने की कोशिश करें। और इस वर्णन में, चूंकि गुप्त काल की बात कर रहे हैं, लगभग 320 ईस्वी से लेकर आप कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी के मध्य तक गुप्त काल का समय होता है और इसमें काफी परिवर्तन भी हो रहे थे और अलग अलग क्षेत्रों में वो परिवर्तन देखे जा सकते थे। तो उस आलोक में हमें जो राजनीतिक वर्णन है उसको समझने की जरूरत है। दूसरा बिंदु यह है कि गुप्त काल को अगर हम एक काल की इकाई के तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तारतम्यता समय की होती है और जो मौर्य काल है या मौर्योत्तर काल है उसमें किस प्रकार की राजनीतिक परिपाटी थी, क्या स्ट्रक्चर था, किस प्रकार के पद थे, उसका क्या स्कोप था, उसका क्या प्रभाव था, उसकी इफेक्टिविटी कितनी थी। और इसके बाद यानी गुप्त काल के पश्चात जो परिवर्तन भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं और कई इतिहासकार इसे सामंतवाद के आने के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, तो इन सभी चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा कि उसके पूर्व की व्यवस्था क्या थी और उसके पश्चात, गुप्त काल के पश्चात जो व्यवस्था जन्म ले रही थी, उसके आलोक में इन परिवर्तनों को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सभी श्रोताओं से यह आग्रह है कि जो भी पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है राजनीतिक अवस्था की, उसका वो ध्यान रखें। हम सभी जानते हैं कि गुप्त काल को पारंपरिक इतिहास लेखन में स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई और ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के निर्गत किए गए। यह बात सही भी है, परंतु एक इतिहासकार होने के नाते हम इसे सीधे तौर पर इस पर अमल नहीं कर सकते, इस पर विश्वास नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे कि उस समय की जो राजनीतिक अवस्था है उसको बदलते अर्थव्यवस्था और समाज के आलोक में
इस एसर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो रोमन साम्राज्य का अंत हो चुका है लगभग तीसरी शताब्दी चौथी शताब्दी के आसपास, और यही समय है गुप्त काल की शुरुआत का। हमें समुद्रगुप्त के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया गया उसका प्रमाण मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से, और अलग अलग तरह के कैंपेन्स, मिलिट्री कैंपेन्स जो किए गए समुद्रगुप्त के द्वारा, और किस तरह से भारतीय महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों को अपने साम्राज्य में जगह दिया गया, और किस प्रकार का राजनीतिक संबंध इन क्षेत्रों से बनाया गया या वहाँ के राजाओं से बनाया गया। कई को तो सीधे हटाकर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, परंतु कई राजाओं को रहने दिया गया, और जो एक सॉवरिन और एक छोटे राजा का संबंध होता है वो एक नया रूप इस समय लेता हुआ हमें दिखता है। परंतु अगर केवल अर्थव्यवस्था की बात करें तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात जो एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल मैरीटाइम इंटरकोर्स चल रहा था भारतीय उपमहाद्वीप का, यूरोप के क्षेत्रों से, अरबियन सी के माध्यम से, रेड लाल सागर के माध्यम से, वो खत्म हो चुका है। और ऐसी मान्यता है कई इतिहासकारों की कि इससे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि इंडिया के फेवर में था, वो अब सोने के सिक्के जो यहाँ हमें आ रहे थे, भारतीय भूमि पर आ रहे थे, उसका आवागमन बंद हो गया था। तो उससे कुछ न कुछ एक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेस भारतीय राजनीति में हमें देखने को मिलता है। परंतु इसके अलावे भी अगर भारतीय परिवेश को हम गुप्त काल के दौरान देखें तो अर्थव्यवस्था में प्रसार हो रहा है। खेतीहर जो भूमि है वो बढ़ता जा रहा है, और वैसे इलाके जहां पहले खेती नहीं हो रही थी वहां अब खेती होता दिखता है। इसका प्रमाण हमें फाहियान के अकाउंट से भी मिलता है, जो चीनी यात्री थे और गुप्त काल के शुरुआती दौरान में ही उन्होंने भारत भ्रमण किया था। भूमि अनुदान की परिपाटी शुरू हो चुकी थी और इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और सातवाहनों के समय इसकी शुरुआत हुई थी, परंतु गुप्त काल में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा था भूमि अनुदान के सब्सटेंस में, उसके कंटेंट में, उसकी नेचर में, और उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। खेती के औजार ज्यादा हैं, सिंचाई के साधन भी ज्यादा हैं, और फसलों का प्रकार भी अगर हम देखें तो वो भी काफी ज्यादा है पहले के तुलना में। और मध्य भारत और दक्कन का क्षेत्र अब निश्चित रूप से गुप्त काल के समय खेतीहर हो चुका है, और यहां अधिशेष उत्पादन होने की संभावना बन चुकी है। तो इतिहास के दृष्टिकोण से जिसे हम कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल प्री कंडीशंस होते हैं स्टेट सोसाइटी के आने की, वो लगभग पूरी हो चुकी है गुप्त काल में। एक और परिवर्तन जिसका काफी आप कह सकते हैं कि वो काफी क्रूशियल है, वो है व्यक्तिगत संपत्ति के तौर पर जमीन का उभरना। यानी जमीन जिसे अभी तक आप कह सकते हैं, हालांकि इसकी शुरुआत फिर हम सातवाहनों के समय से ही मानते हैं, परंतु गुप्त काल में निश्चित रूप से व्यक्तिगत संपत्ति भूमि के तौर पर व्याप्त हो चुका था, और जमीन की खरीद फरोख्त के कई प्रमाण हमें मिलते हैं, और कई स्रोतों में, लॉ सोर्सेज में, लीगल सोर्सेज में भी इससे संबंधित कई जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी आप कह सकते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है जिसके आलोक में हम चीजों को, उसकी राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर समझ सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि चूंकि स्टेट सोसाइटी के इमर्ज होने की प्री कंडीशंस पूरी हो चुकी थी, तो गुप्त काल में हमें कई छोटे और मध्यम दर्जे के राजवंशों का उल्लेख मिलता है।
पुराणों में मिलता है और अभिलेखों पर भी मिलता है, कई अन्य स्रोतों से भी इसकी जानकारी मिलती है। परंतु अब जैसे अगर आप समुद्रगुप्त का जो मिलिट्री कैंपेन है उसकी बात करें तो कई राजाओं की बात उसमें की गई है, कई क्षेत्रों में कई राजाओं को हराने की बात की गई है और उसका अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने की बात की गई है, और भौतिक तौर पर वो काफी दूर भी थे। तो भौतिक दूरी जो है वह भी एक फैक्टर है, और गुप्त राजाओं की जो राजनीतिक व्यवस्था बनी, इन राजाओं के साथ, इन विजित राजाओं के साथ जो एक नया संबंध स्थापित किया गया, उसके केंद्र में जो सोच रही होगी वो विकेंद्रीकृत रही होगी, यानी विकेंद्रीकृत व्यवस्था की रही होगी। तो साम्राज्य तो है गुप्त काल में भी, परंतु अगर हम उसे मौर्य साम्राज्य, जो कि पहले का साम्राज्य है भारतीय इतिहास में, उससे अगर उसकी तुलना करें तो उसके नेचर में थोड़ा फर्क है, क्योंकि विजित राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का जो संबंध बना, या बाद के गुप्त राजाओं का जो संबंध बना, वो वैसा नहीं था, वो डायरेक्ट गवर्नेंस का नहीं था, बल्कि विभिन्न प्रकार की गवर्नेंस का था। और कई बार तो होमेज देकर या गिफ्ट्स देकर एक सुजरेन की तरह गुप्त राजा शासन कर रहे थे। आखिर ये जानकारी हम पाते कैसे हैं? क्या ये हमारी सोच है या स्रोतों में इस प्रकार का कोई उल्लेख है? तो सीधे तौर पर तो हमें स्रोत यह नहीं बताता कि अब राजा ने डिसाइड कर लिया कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था होगी, परंतु यह समझ का परिणाम है, यह आज के इतिहासकारों की समझ का परिणाम है। जैसे उदाहरण के तौर पर गुप्त राजा जब अपने पद का नाम, यानी अपने आप को जब वो राजा कहते हैं, तो बड़े ग्रैंड टाइटल्स वो यूज कर रहे हैं। अशोक भी एक साम्राज्य पर शासन कर रहा था, परंतु उसने जो पद का नाम उल्लेख किया है वो सिर्फ राजा का है, परंतु यहां महाराजाधिराज या उससे भी बड़े टाइटल्स यूज किए जा रहे हैं। और ये आम बात थी। छोटे छोटे राजा भी, गुप्त राजाओं से इतर भी अगर आप देखें तो कई छोटे छोटे ज्योग्राफी के ऊपर जो शासन कर रहे थे, वो भी जो अपने पद का नाम है वो काफी ग्रैंड रख रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन राजाओं के पद के नामकरण को भी अगर हम देखें तो एक बड़े राजा के अंतर्गत कई छोटे और मध्यम राजाओं के होने की संभावना इसमें अंतर्निहित है। जैसे महाराजाधिराज में अंतर्निहित है कि कोई छोटा राजा भी होगा जिसके ऊपर एक महाराज है और महाराजाओं का भी एक राजा है। तो एक हायरार्की, एक वर्टिकल हायरार्की हमें इसमें अंतर्निहित मिलती है। वैसे ही जो, जैसा मैंने उल्लेख किया समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का, समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन का, उसमें आप पाएंगे कि कई विजित राजाओं को सबऑर्डिनेट इंडिपेंडेंस की अवस्था में छोड़ दिया गया है, खास कर सीमावर्ती राजाओं का या कई गणराज्यों का, जहां एक फेडरेटेड पॉलिटिक्स संभवतः रही होगी या ट्राइबल पॉलिटिक्स रही होगी। तो वैसे इलाकों को उनका आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट एसिमिलेशन नहीं किया गया, बट दे वेर ब्रॉट अंडर वेरियस डिग्रीज ऑफ सर्विट्यूड। और यह अंकित करता है कि कैसे इस समय की राजनीति या राजनीतिक अवस्था फ्यूडलिज्म या सामंतवाद की तरफ अग्रसर हो रही थी। किसी अन्य लेक्चर में हम इसके कारणों की समीक्षा करेंगे, परंतु जो साक्ष्यों के आलोक में जैसा नजर आता है राजनीतिक परिदृश्य गुप्त काल का, वह ऐसा ही नजर आता है। जैसे अगर पूरी सबकॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी को देखें, जो कि गुप्त काल में गुप्त राजाओं के अंतर्गत था, तो बिहार और उत्तरी बंगाल को छोड़ और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़ बाकी क्षेत्रों में आप देखेंगे
कि सामंती नुमा व्यवस्था के अंतर्गत कई परिव्रजक और उक्कल्प भी यहां मौजूद थे। और ये जो परिव्रजक और उक्कल्प थे, उनका काम अपने क्षेत्र पर शासन करना तो था, परंतु एक गुप्त राजा को, यानी कि गुप्त काल के उस समकालीन राजा को वो ओकेजनली होमेज ऑफर करते थे, ट्रिब्यूट्स देते थे, और कभी कई संदर्भ में अपनी बेटियों का ब्याह भी उस राजा के साथ करवाने की परिपाटी हमें देखने को मिलती है। बेटी को शादी में गुप्त राजा को देने की जो परिपाटी है, उसका राजनीतिक संदर्भ यह रहता था कि सबऑर्डिनेट पोजीशन में वो राजा आ चुका है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक ऑब्लिक रेफरेंस होता है कई स्रोतों में इस प्रकार का। कालांतर में यही परिव्रजक महाराजाओं के द्वारा भूमि अनुदान करने की भी परिपाटी हमें नजर आती है। यानी कि जो एक बार, जैसे समुद्रगुप्त के समय में मान लीजिए कोई राजा को अपने अंतर्गत ला लिया गया गुप्त काल में, गुप्त शासन में, तो आगे चलकर जब केंद्रीय शासन थोड़ा ढीला पड़ा लेटर गुप्ता रूलर्स के समय में, तो यही परिव्रजक महाराजा अब अपने शासन को ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं अपने क्षेत्र में, और उनके द्वारा भूमि अनुदान भी किया जा रहा है, यानी कि एक सॉवरेनिटी को एसर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर इस पूरी परिपाटी को अगर हम समझें, तो आप कह सकते हैं कि एक जो फ्यूडल टेंडेंसी है, जो सामंतवादी प्रवृत्ति है, वो इस समय गुप्त काल के अंत के समय में आना शुरू हो चुका है। और यही राजा आगे चलकर स्वतंत्र राजा के तौर पर भी उभरते हुए नजर आते हैं। तो मोटे तौर पर जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, हालांकि वो 3 स्तर पर है, प्रशासन 3 स्तर पर काम कर रहा है गुप्त काल में। एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरा प्रोविंशियल या स्टेट आप कह सकते हैं उसके स्तर पर, सूबों के स्तर पर, और तीसरा जो है वो लोकल जो रूल है, ग्रामीण या गांव में जो जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट किया जा रहा है। और आगे के लेक्चर में हम लोग यह देखेंगे कि ये केवल चर्चा दूसरे राजाओं के साथ के संबंध की नहीं है, वरन एक प्रशासन के अंतर्गत कैसे जो ग्रामीण प्रशासन है उसमें भी कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो पदों को उन्हें ही पद मिल रहे हैं, और वही पदासीन हैं ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन में, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसका कहीं ना कहीं जो लोकल ऑटोनॉमी है उसके संदर्भ में उसे समझने की जरूरत है, ना कि गुप्त केंद्र का, यानी कि गुप्त शासन के केंद्रीय प्रभाव का जो ग्रिप होता है वो थोड़ा ढीला है। और लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, गांव के स्तर पर जो वहां के लोकल नोटेबल्स हैं वो गिल्ड के तौर पर, श्रेणी के तौर पर, या नगरीय व्यवस्था के तौर पर वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कैसे राजस्व, प्रशासन और बाद में न्याय व्यवस्था में भी वो अपने आप को स्थानीय स्तर पर एसर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हमें मौर्यों के समय देखने को नहीं मिलती है। नॉमेनक्लेचर हो सकता है बहुत ज्यादा परिवर्तित न हुआ हो, परंतु जो नेचर ऑफ रूल है, ऊपर तो साम्राज्य का नॉमेनक्लेचर है, परंतु नेचर ऑफ रूल है, सब्सटेंस ऑफ रूल है, वो बदलता जा रहा है। और यह बदलाव, जैसा मैंने आपको बताया पहले, कि अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलाव और समाज में हो रहे बदलाव से उसका तारतम्य सीधा नजर आता है। धन्यवाद।